वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपकी फेवरेट सिलसिलेवार नावल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा की लेकर आ गए हैं हम सेकंड लास्ट एपिसोड, यानी एपिसोड 32। जी दोस्तों, अब ये नावल अपने अख्ताम की तरफ है और हमें यकीन है कि आप इस नावल के एंड के लिए बहुत ही पुरतजस्सुस होंगे। तो फिर हम आपको इंतज़ार क्यों कराएं, जल्दी से लिए चलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। दानिन के ऑफिस के करीब पहुंचकर उसने एक बार फिर दानिन को कॉल करते हुए तसल्ली की थी कि वो कॉफ़ी शॉप से निकलकर अपने ऑफिस पहुंच चुकी है। उसकी सलामती पर सुकून महसूस करते हुए उसका रुख अब वेफल्स कॉफ़ी शॉप की जानिब ही था। गाड़ी एक साइड पर रोकते हुए वो गाड़ी से उतरता तेज़ कदमों से उस कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ। उसकी भटकती निगाहें चारों जानिब घूमती किसी मशकूक बंदे की तलाश में थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि दानिन का सिर्फ एक बहाना था। मकसद उसे यहाँ इस कॉफ़ी शॉप में बुलवाना था, और अगर ऐसा था तो यकीनन संजय वर्मा भी यहीं आसपास ही मौजूद होगा। चौकन्नी निगाहों से अतराफ का जायज़ा लेने पर भी साहिर को ना तो संजय वर्मा कहीं दिखाई दिया था और ना कोई ऐसा शख्स जिस पर संजय वर्मा का आदमी होने का गुमान किया जा सके। कुछ सोचते हुए साहिर ने अपना फ़ोन निकाला और करीबन आधा घंटा पहले जिस नंबर से संजय वर्मा की कॉल आई थी वही नंबर मिलाते हुए फ़ोन कान से लगाया। साथ ही कॉफ़ी शॉप में मौजूद हर फर्द का बगौर जायज़ा लिया कि किसके फ़ोन पर बेल होती है या कौन अचानक फ़ोन की जानिब मुतवज्जा होता है। लेकिन वहाँ मौजूद किसी फ़र्द के तासुरात में तब्दीली नहीं आई थी। सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। संजय वर्मा के नंबर पर बेल जा रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की थी। साहिर ने एक तस्वीर निकाली और काउंटर की जानिब बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी, क्या आज अभी थोड़ी देर पहले ये शख्स आपकी कॉफ़ी शॉप में आया था? ये या इसे मुवासल रखने वाले किसी शख्स को आपने देखा हो? काउंटर पर मौजूद उस कम उम्र लड़के को संजय वर्मा की तस्वीर दिखाते हुए साहिर ने सवाल किया था। उस लड़के ने जवाब नफ़ी में सर हिलाया। साहिर ने लब भेजते हुए फ़ोन वापस जेब में रखा। शहादत की उंगली से कनपट्टी मसलते हुए चंद लम्हे कुछ सोचा। एक तायराना निगाह दोबारा कॉफ़ी शॉप में मौजूद तमाम लोगों पर डाली, फिर एग्ज़िट डोर की जानिब बढ़ गया। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला था जब निगाह ड्राइविंग सीट पर रखे पेपर तक गई। साहिर ने माथे पर सिरवटे लिए वो पेपर उठाया। तुम्हारी बीवी की किस्मत अच्छी थी जो आज बच गई, लेकिन हर बार किस्मत साथ दे ये ज़रूरी तो नहीं। तहरीर में छुपी धमकी को समझकर साहिर लब भेज गया था। तेज भरी निगाहों से इधर उधर देखा था, लेकिन निगाहें मायूस ही लौटी थीं। इस कागज़ के कई टुकड़े करते हुए साहिर ने उसे करीबी डस्टबिन में उछाला था, फिर ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी वहाँ से निकाल ले गया। जब ऑफिस के लिए रेडी हो जाएं तो बता दीजिएगा। आज से आपकी पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। ऑफिस कन्वेंस के लिए मना कर दें कि वो आपको लेने ना आए। वो चाय का कप लिए कमरे की जाने बढ़ रही थी जब काउच पर बैठे अखबार की सुर्खियाँ पढ़ते हुए साहिर ने उससे मुखातिब किया। दानिन के कदम पल भर को रुके थे। तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी और मेरी टाइमिंग्स में बहुत फ़र्क है। तुम्हें जल्दी निकलना होता है जबकि मैं तुमसे आधे घंटा लेट जाती हूँ। वो साहिर के संजीदा लहजे पर साफ इनकार नहीं कर पाई थी, तभी उज़र तराशा। वो मैनेज करना मेरा काम है, आपको इस फिक्र में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। साहिर की निगाहें अब भी अखबार पर जमी थीं। लहजा हतमी था। दानिन ने सुलगते हुए तिरछी निगाहों से उसे देखा। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। घर में तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ ये काफ़ी नहीं है। बाहर तो खुलकर सांस लेने दो मुझे। उसका लहजा तल्ख था। अब की बार साहिर ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर न्यूज़पेपर एक जानिब रखता उठकर उसकी जानिब बढ़ा। मैंने चॉइस का इख्तियार नहीं दिया आपको। अगर आप मेरी मौजूदगी से या मेरे इस कदम से तंग पड़ती हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये जॉब करनी है तो आप ऑफ़िस जाएंगी भी मेरे साथ और वापस भी मेरे साथ आएंगी। ऑफ़िस टाइमिंग्स में ऑफ़िस से बाहर नहीं निकलेंगी। लंच करना हो तो घर से बना कर ले जाएं या ऑफ़िस की कैंटीन से करेंगी। दैट्स इट। और अगर ये सब बातें आपके लिए नाकाबिल मंजूर हैं तो आप आज से घर बैठ रही हैं। आपका इस्तीफ़ा मैं खुद आपके ऑफ़िस पहुंचा दूंगा। एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो दानिन को वो ही पहले वाला अजनबी सा साहिर लगा था। उसका वो केयरिंग अंदाज, मोहब्बत भरा लहजा, फ़िक्र भरी निगाहें, कुछ भी तो ना था। तुम किस हक़ से मुझ पर ये पाबंदियाँ लगा रहे हो? जब तुम मुझे अपने मामलात में बोलने का हक़ नहीं देते तो फिर तुम्हें भी कोई हक़ नहीं कि मुझ पर रोब जमाओ या मेरे मामलात में इंटरफेयर करो। वो तड़क कर रह गई थी।
इस अंदाज, इस लबो लहजे पर। दानी, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, जाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाएं। साहिर ने बात समेटी थी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और ये अचानक तुम्हें हुआ क्या है? किस चीज़ का खौफ लाख हो गया है तुम्हें? कभी अचानक मुझे कॉल करके कहते हो कि कॉफ़ी शॉप में क्यों मौजूद हो, वापस ऑफिस जाओ। कभी ज़बरदस्ती को पिक एंड ड्रॉप देने की बात करते हो। ये रोब, ये लहजा, ये अंदाज़, क्या मतलब क्या है सबका? मेरी लाइफ पर मेरा अपना भी कोई हक है या नहीं? एतबार नहीं है क्या मुझ पर? ये बेएतबारी क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी निगरानी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी? या तुम मेरे साथ नहीं होगे तो कोई खा जाएगा मुझे? पिछले 2 माह से भी मैं ऑफिस की कन्वेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। इस अरसे में तो कुछ नहीं हुआ, तो अब अचानक से ये पहरेदारियाँ क्यों? वो खुद भी बेखबर थी कि तैश के आलम में वो क्या क्या बोले जा रही है। बस हो गया या कुछ और बोलना बाकी है? उसकी इतनी लंबी तकरीर का भी साहिर पर कोई असर नहीं हुआ था। उसका लहजा अब भी पुरसुकून था। तुम इतने ठीक क्यों हो? वो अपनी हर बात से असर जाता देख कर दानी चिढ़ गई थी। आप इतनी बदतमीज़ और खुदसर क्यों हैं? सवाल के बदले सवाल करके मुकाबिल ने उसे लाजवाब किया था। वो चंद लम्हे उसे कश्मीरी निगाहों से घूरती रही, फिर पैर पटकती अपने कमरे की जाने बढ़ गई। साहिर ने गहरी सांस फिजा के सुपर्द की थी, जैसे ना जाने कितना बड़ा मौका सर अंजाम दिया हो। वो इस वक्त तारिक के घर उसके स्टडी रूम की खिड़की के सामने खड़ा था। चेहरे पर इज़्तिराब रकम था, जबकि कुछ फासले पर टेबल से टेक लगाकर खड़े तारिक के चेहरे पर सोचों की परछाइयाँ थीं। जो कुछ तुमने बताया उस सब को मद्देनज़र रखते हुए मेरा तो यही मशवरा है साहिर कि दानी को अपनी जॉब के मुतालिक और उसके इर्द गिर्द मंडलाते ख़तरे से आगाह कर दो। संजय वर्मा इंसान नहीं, दरिंदा है, जिसके दिल में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी नज़र अगर दानी पर पड़ चुकी है तो तुम्हें टॉर्चर करने के लिए वो दानी को तकलीफ़ देने से बाज नहीं आएगा। प्रोफेशन से ज़्यादा ये अब तुम्हारी पर्सनल लाइफ का सवाल है। अपनी जॉब को राज रखते रखते ऐसा ना हो कि कोई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाए। दानी को इस सब का इल्म होगा तो वो भी होशियार रहेगी और संजय वर्मा की किसी झांसे भी नहीं आएगी। बहुत सोच समझ कर तारिक ने इस मसले का हल निकाला था। नहीं बता सकता ना यार। खिड़की के पार भागती दौड़ती ज़िंदगी पर निगाहें जमाए साहिर के लहजे में बेबसी तर आई थी। क्यों नहीं बता सकते? बीवी तो हमराज होती है, उसे हर राज शेयर किया जा सकता है। इस वक्त इस बात की वजह से तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी ख़तरे में है साहिर, और अगर तुम दानी को अपने राज से आगाह कर दोगे तो तुम दोनों के दरमियान में ये जो सर्दमोहरी और रोज़ रोज़ की बहस छिड़ जाती है, कम से कम वो तो ख़त्म होगी। कब तक ऐसे ही अपने इस रिश्ते को लटकाए रखोगे? आगे बढ़ो यार, इस रिश्ते की खूबसूरती को महसूस करो। तारिक उसका कोलीग होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी था। उम्रों में वाज़े फ़र्क होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ थे, और तारिक अपनी ज़िंदगी से कशीद किए गए तजर्बे से साहिर को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मशवरों से भी नवाजता रहता था। साहिर और दानीन के दरमियान तनाव की कैफियत और इस तनाव की वजह से वो बखूबी वाकिफ़ था, तभी मुखलिसाना मशवरा दिया था। तुमने ज़िंदगी के इतने साल इस फील्ड में गुजार दिए, तुमने आज तक भाभी को क्यों नहीं बताया अपनी जॉब से मुताल्लिक? साहिर ने सवालिया निगाहों से तारिक की जानिब देखा था। उसकी बात सुनकर तारिक का कहका बुलंद हुआ। वो उस बात पर हंसता चला गया था। मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया तुम्हें? फिर यह हंसी किस खुशी में आ रही है? साहिर ने अबरूज खाते हुए खफकी से उसे घूरा। सॉरी यार, तुम्हारी बात से अचानक एक ख्याल आ गया मेरे दिमाग में, तो हंसी रोक नहीं पाया। तारिक ने अपनी हंसी कंट्रोल की। हंस लो, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ जाए। साहिर का लहजा खफा सा था। यार मैं सोच रहा था कि बज़ाहिर हम मर्द बहुत बहादुर नज़र आते हैं, लेकिन हर मर्द के घर में एक शेरनी होती है जिससे वो लाजमन डरता है। बीवी नामी शेरनी। तारिक फिर हंसने लगा था। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ ठहरा था। तारिक, बी सीरियस। साहिर का लहजा अब की बार वार्निंग भरा था। तारिक की हंसी अब थम चुकी थी, लेकिन आंखों में नमी अब भी बरकरार थी। उसकी निगाहें अब अपने जूतों पर जमी थी, जिनसे वो इस सरारी कैफियत में फ़र्श को खुरच रहा था। पता है, मर्द को संग दिल, पत्थर दिल जैसे अलकाबात से नवाजा जाता है, लेकिन कोई हम मर्दों के अंदर छुपे उस छोटे बच्चे को पहचान नहीं पाते, जो हालात की संगीनी के बाइस अंदर ही कहीं दब जाता है।
एहसासात, जज्बात तो हमारे भी होते हैं, लेकिन कोई इन जज्बात को समझने की कोशिश नहीं करता। मर्द को जब भी लिखा गया जालिम ही लिखा गया, जबकि औरत हमेशा हर दौर में मज़लूम ठहरी। मुझे कभी कभी रश्क आता है अपनी बीवी पर कि वो एक औरत है, उसके पास अपना दुख सुख कहने को मैं हूँ, सर रख कर रोने को उसे एक कंधा मैसर है, लेकिन मैं और मेरे जैसा हर मर्द अपने हर दुख, अपनी हर अज़ियत को दिल में दबा कर चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेता है। तुमने भी पूछा ना कि मैंने कभी अपनी बीवी को अपनी जॉब के मुतालिक क्यों नहीं बताया। सच कहूँ, कभी कभार बहुत दिल चाहता है कि दिल में छुपे हर राज को खोल कर उसके सामने रखूँ, उस पर यह हकीकत मंकशफ करूँ कि कब कब वो घर में पुरसुकून नींद की आगोश में सो रहे थे और मैं मौत की दहलीज से होकर पलटा हूँ। किस किस लम्हे उन्हें ज़िंदगी की फ़िक्रों से आज़ाद रखने की खातिर मैं कफन बांधे खुद दुश्मन की पनाहगाह तक गया हूँ। ज़िंदगी सबको प्यारी होती है साहिब। बेशक ये फील्ड, ये जॉब हमारा जुनून है, लेकिन ये एहसास कभी कभार बहुत तकलीफ़ देता है कि ना जाने किस पल हम दुश्मन की गोली का निशाना बनकर मौत की आगोश में जा सोएं और हमारे अपनों को इल्म तक ना हो कि हमारे साथ क्या हुआ है। तारिक के लहजे में नमी घुली थी। इस हद से मुस्कुराते इंसान की आंखों में भी आज पानी आ ठहरा था। मैंने बहुत बार हिम्मत जमा की कि उसे सब कुछ बता दूं, कोई राज ना रखूं उससे, लेकिन जब उसके खुशबाक चेहरे को देखता हूं तो हिम्मत टूट जाती है। मैं उसके चेहरे पर अपनी मौत का खौफ नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे ज़िंदा वापस आने या ना आने की सियास ओआस के दरमियान उलझी रहे। तारिक ने आँख से छलकता आंसू उंगली की पोर पर लेते हुए उसे बगौर देखा। साहिर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा था, फिर कदम कदम चलता उस तक आया और उसकी तरफ मेज़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हकीकत छुपाने की एक वजह शायद हमारे अंदर का डर भी है, किसी को खो देने का डर, हमारे मुतालिक जानकर ना जाने क्या रद्दअमल होगा उनका। सुना है लड़कियां ख्वाब देखती हैं किसी आर्मी ऑफिसर, किसी एजेंट की हमसफ़री के, लेकिन ये सब बज़ाहिर जितना खुशनुमा और दिल फरेब लगता है, हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी आर्मी ऑफिसर या किसी एजेंट की हमसफ़री आसान नहीं होती। पल पल मरना पड़ता है उस सफ़र में, अपने जज्बात को मरना पड़ता है, इस डर में जीना पड़ता है कि ना जाने कब किस्मत में ज़िंदगी भर का इंतज़ार लिख दिया जाए। शादी से पहले नाजुक ख्वाब सजाने वाली लड़कियां शादी के बाद इस खौफ में मुब्तला हो जाती हैं कि जिसके साथ बूढ़ा होने की ख्वाहिश को वो दिल में जगह दे रही हैं, वो घर से निकलकर ना जाने ज़िंदा वापस आएगा या कफन में लिपटा, और पता नहीं आएगा भी या नहीं। जब शादी के बाद ये सब फेस करना पड़े, इस डर के साथ जीना पड़े, तब लड़कियां इस ज़िंदगी पर एक आम आदमी की ज़िंदगी को फ़ौक़ियत देने लगती हैं। मैं जब भी तानीम को ये सब बताने के मुतालिक सोचता हूँ, यही सोच मुझे रोक देती है। वो जज्बाती लड़की है, कहीं इन हालात और आने वाली परेशानियों को सोचकर वो मुझे छोड़ने का फ़ैसला ना कर ले। इस राज की बदौलत ही सही, कम से कम हम साथ तो हैं। किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए साहिर अपने दिल की बात कह गया था। तारिक खामोश रहा था कि साहिर के कहे गए एक एक लफ्ज़ से मुत्तफ़िक था वो। हेलो तारिक, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं 2 मिनट तक तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ, मुझे वहीं मिलो, अर्जेंट। सुबह का मलगजा सा अंधेरा भी कायम था जब तारिक के फ़ोन पर साहिर की कॉल आई। वो कॉल सुनने के बाद मंदी मंदी आँखों से दीवार की घड़ी पर नजर वक्त देखता उठा। एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए वो एक नज़र बराबर सोती बीवी पर डालता बिस्तर हटाता उठा। मुंह पर पानी के छपाके मारता वो चेहरा खुश किए बगैर ही शर्ट पहनता कमरे से निकल गया था। मेन गेट पर पहुंचा तो साहिर की गाड़ी रुकती दिखाई दी। कहाँ की तैयारी है इतनी सुबह? तारिक ने बराबर की सीट पर उसका छोटा सफरी बैग देखा तो मुसाफिर करते हुए पूछ लिया। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ शहर से बाहर, सोचा जाते हुए तुमसे मिलता जाऊँ। असल में आज वापसी मुश्किल होगी, तो हो सकता है कल ही वापस आऊँ। दानी ने तो मुकम्मल बायकॉट कर रखा है, तो उन्हें बता भी नहीं पाया। तारिक, तुमसे एक फेवर चाहिए। वैसे तो मैंने चौकीदार रख लिया है, घर पर मुलाजमा से भी कहा है कि वो आज रात दानिंग के पास रुके, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं हूँ मैं दानिंग के हवाले से। तुम वाकिफ़ हो मेरे तमाम तर खदशात से, इसलिए अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो भाभी आज मेरे घर रुक जाएं दानिंग के साथ।
भाभी समझदार हैं और फिर एक से भले तो वो दानी के साथ होंगी तो मुझे दानी की तरफ से ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें अभी कुछ वक्त दरकार है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। साहिर का लहजा दरख्वास्त लिए हुए था। डोंट वरी यार, इतना एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, एक रात की ही तो बात है। मैं भेज दूँगा रुकैया को दानी के पास। अच्छा है कुछ वक्त मैं भी सुकून से घर में अकेला गुजारूँ, खुद को इस घर में राजा समझ सकूँ। तारिक का लहजा शरारती था। सुधरोगे नहीं तो वापस आकर बताऊँगा भाभी को तुम्हारे ये नादिर ख्यालात। साहिर अलविदाई मुसाफिया करते हुए गाड़ी में सवार हुआ। तुम मेरे दोस्त हो, इसके भाभी की चमचागिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पर राब्ते में रहना और अपनी खैरियत से आगाह करते रहना, तारिक ने हिदायत की थी। साहिर इस बात में सर हिलाता गाड़ी बढ़ा ले गया। रात के 9 बज रहे थे जब साहिर एक खूबसूरत डिज़ाइन की नाजुक सीलिंग पसंद करता उसकी पेमेंट करके ज्वेलर की दुकान से निकला। इस सुर्ख रंग की मखमली केस को कोट की अंदरूनी जेब में रखता वो गाड़ी की जाने बढ़ रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। एक हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक करते हुए उसने कान में लगी डिवाइस का बटन दबाकर कॉल रिसीव की। हेलो। चूँकि उसने फ़ोन निकाल कर नंबर चेक नहीं किया था तभी बेखबर था कि किसकी कॉल है। उम्मीद है मिजाज बिल्कुल ठीक होंगे तुम्हारे साहिल लकारी, दूसरी जानिब से बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा गया था। साहिर का हाथ एक पल को थमा। फ़ोन के पार मौजूद शख्स की आवाज़ को वो पहचान चुका था। क्यों फ़ोन किया है? खुश्क लहजे में कहते हुए साहिर ने गाड़ी स्टार्ट की। मैं इतने प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम इतनी बेरुखी से। वेरी सैड, संजय वर्मा महसूस होते हुए बोला। तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए कॉल काटने की गलती मत करना साहिल लकारी। उस दिन कॉफ़ी शॉप के बाहर गाड़ी में मेरा लिखा गया नोट तो पढ़ा ही होगा। उस दिन तुम्हारी बीवी की किस्मत उसका साथ दे गई थी, लेकिन आज भी ऐसा हो ये ज़रूरी तो नहीं। संजय वर्मा के लहजे में अजीब सा सुकून था। साहिर की पेशानी पर अनगिनत बल वाज़े होने लगे। स्टीयरिंग पर गिरफ्त भी मजबूत हो गई थी। इन गीदड़ भभकियों से तुम क्या साबित करना चाहते हो? डरते हो जो छुप कर वार कर रहे हो? मर्द हो तो सामने आकर मुकाबला करो, लेकिन तुम सामने क्यों आओगे? पहले एक बार मेरे हाथों मात खा चुके हो ना। साहिर के लहजे में खुला चैलेंज था। दूसरी जानिब संजय वर्मा का कहकर सुनाई दिया। सामने भी आऊँगा साहिल लगारी। इनफैक्ट मैं तो बेसब्री से उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब तुमसे मेरा सामना होगा। लेकिन एक बात तुम लिख कर रख लो, इस बार मात तुम्हारे हिस्से में आने वाली है और मैं इस बार बाजी इस तरह पलटने वाला हूँ कि तुम्हारे लिए शह मात का सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। मैं खुद तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ कि ज़िंदगी के चंद दिन गुजार लो अपनी महबूब बीवी के साथ, उसके बाद तो तुम सब कुछ खो दोगे। बहुत जल्द तुमसे रूबरू मुलाकात होगी कि मैंने आज तक किसी का इतना बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया जितना तुम्हारा इंतज़ार है मुझे। लेकिन वो क्या है ना कि मुझे नए नए खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है। बिलीव मी, तुम्हारे साथ तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी बेकरारियों और इस शराब के साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और है। पता है उस दिन जब तुम्हें कॉफ़ी शॉप में दाखिल होते देखा तो तुम्हारी आंखों में हलकोरे लेता वो शराब, ज़िंदगी की सबसे कीमती शय को खो देने का डर मुझे बहुत गहरा सुकून दे गया। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर रकम वो बेकरारी, गुस्सा, तैश, मुझे ये एहसास दिला गया कि तीर ठीक निशाने पर लगा है। मेरा टारगेट तो तुम हो, लेकिन टारगेट तक पहुंचने के लिए मोहरा तुम्हारी बीवी बनेगी। थोड़ा दुख तो होगा मुझे कि वो बेचारी ख्वामखा मेरे और तुम्हारे दरमियान मौजूद नफ़रत की भेंट चढ़ जाएगी, लेकिन उसकी वजह सिर्फ तुम होगे। संजय वर्मा की बात पर साहिर का खून खौल उठा था, लेकिन वो जब्त कर गया था। जानता था कि उसे गुस्सा दिलाना ही संजय वर्मा का मकसद था। तुम ख्वाब देखते रह जाओगे संजय वर्मा, लेकिन तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। ISI एजेंट हूँ मैं, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। अपनी बीवी की हिफाजत कैसे करनी है मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए उसकी फ़िक्र तुम मत करो, अपने बारे में सोचो। इस बार तुमसे सामना हुआ ना तो तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूँगा मैं। एक बार तो तुम छूट गए, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। साहिर के लफ्ज़ से एतमाद झलक रहा था। आहा, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। बाय द वे, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ? संजय वर्मा की बात पर साहिर उलझा था।
तुम इस वक्त कहाँ हो ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल। बात करते करते साहिर चौंका था। साथ ही ब्रेक पर पाँव का दबाव बढ़ाया तो गाड़ी चंद झटके खाती रुकी थी। साहिर को अपनी समातों पर धोखे का गुमान हुआ। हेलो। उसे लगा था शायद उसने कुछ गलत सुना है, लेकिन नहीं। संजय वर्मा के उकुब से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ बिलाशुबा दानीन की थी, जो मुलाजमा को मुखातिब करती काफ़ी के जार का पूछ रही थी। उसके बाद रुकैया भाभी और दानीन की बातें करने और हंसने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। साहिर के रगों-पैर में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। तो क्या संजय वर्मा उसके घर में मौजूद था? दानीन और भाभी की आवाज़ों से लग रहा था कि वो दोनों घर में किसी दुश्मन की मौजूदगी से बेखबर थीं, लेकिन यह एहसास साहिर के रगों से खून निचोड़ने के लिए काफ़ी था कि संजय वर्मा जैसा वहशी दरिंदा उसके घर मौजूद था, और घर में 3 खवातीन थी बस। चौकीदार तो बाहर गेट के पास होगा। वो दानीन के साथ साथ 2 और जानों को भी खतरे में डाल चुका था। तुम्हारी खामोशी से लगता है कि अपनी महबूब बीवी की आवाज़ सुन ली तुमने। यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा तुम्हें कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और क्या कर सकता हूँ तुम्हारी बीवी के साथ। किसी किस्म की हदबंदियाँ मुझे तुम तक या तुम्हारी बीवी तक पहुँचने से रोक नहीं सकती। संजय वर्मा का लहजा इस बार सफ़ाक हुआ था। साहिर को लगा था जैसे उसका दिल मुट्ठी में आ गया हो। संजय वर्मा की अपने घर मौजूदगी का ख्याल उसके हवास पर बिजली बनकर गिरा था। उसकी मकरू हंसी की आवाज़ समातों पर गिरा गुजरने लगी थी। तभी साहिर ने कॉल काट दी। चंद पल गहरे सांस लेते हुए उसने सूरत हाल को समझने की कोशिश की थी। गार्ड के होते हुए भी संजय वर्मा का उसके घर में मौजूद होना इस बात की तरफ इशारा करता था कि वो यकीनन गार्ड को कोई नुकसान पहुंचा चुका था, और अब दानीन, मुलाजमा और रुकैया भाभी उसके निशाने पर थीं। अपने हवास को यकजा करते हुए साहिर ने तेज़ से फ़ोन पर कोई नंबर मिलाया। स्क्रीन पर दानीन का नंबर दिखाई दिया था। बेल जा रही थी, लेकिन दानीन कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। दानीन प्लीज़ फ़ोन उठाओ। माथे पर चमकता पसीना साफ करते हुए उसकी उंगलियां इस सरारी कैफियत में बार बार उसका नंबर मिला रही थीं, लेकिन फ़ोन एक बार भी रिसीव नहीं किया गया था। तीसरी बार भी नाकामी का सामना करने पर साहिर ने घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया था, लेकिन उस नंबर पर कॉल ही नहीं हुई थी। इससे क्या हुआ? लैंडलाइन पर फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? बड़बड़ाते हुए उसने दोबारा ट्राई किया था, लेकिन नतीजा हस्बे साबिक था। दानीन पिकअप द फ़ोन यार। दोबारा उसका सेल फ़ोन डायल करते हुए वो झंझाया था। कोई नतीजा ना निकलते देखकर उसने लब भेजे। गार्ड का नंबर मिलाया, लेकिन वो नंबर बिजी जा रहा था। फिर जहन में कोई ख्याल आने पर उसने फ़ौरन तारिक का नंबर मिलाया। वो जानता था तारिक जल्दी सोने का आदी है, इसीलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरी बेल पर तारिक ने कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो। तारिक की नींद से भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो तारिक, रुकैया भाभी का फ़ोन नंबर सेंड कर सकते हो क्या? साहिर ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की थी। तारिक ने उसकी बात सुनते हुए सामने सोफे में धंसे अपने दोनों बच्चों को देखा, जो फ़ोन पर अभी तक कोई गेम खेल रहे थे। साहिर, तुम्हारी भाभी तो अपना फ़ोन घर छोड़ गई है। बच्चों की ज़िद थी कि मम्मा को अगर जाना है तो फ़ोन उन्हें देकर जाएं, और बच्चे अब भी गेम्स खेल रहे हैं फ़ोन पर। क्यों, सब खैरियत है ना? तारिक उसके लहजे की परेशानी भाप गया था शायद। साहिर ने चंद लम्हों का तवक्कुफ़ लेते हुए कनपटी मस ली। संजय वर्मा मेरे घर में घुस आया तारिक। साहिर का लहजा इंतहाई धीमा और बेबसी से भरा था। वॉट? तारिक को 440 वॉट का झटका लगा था। हाँ तारिक, वो इस वक्त मेरे घर में है। उसकी कॉल आई थी और रुकुब से मैंने दानीन भाभी और मुलाजमा की बातें करने की आवाज़ सुनी। गार्ड को कॉल की तो उसका नंबर मसूल जा रहा है। लैंडलाइन का नंबर लग नहीं रहा और दानीन फ़ोन नहीं उठा रही। अब पता नहीं उसका फ़ोन साइलेंट पर है या संजय वर्मा ने उसे कोई नुकसान। बात करते करते साहिर की आवाज़ भर आई थी। तभी वो बात अधूरी छोड़ गया। आई एम सॉरी तारिक, मैंने अपनी खुदगर्जी में भाभी की जान भी खतरे में डाल दी। चंद पल के तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा था, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे घर कुछ नहीं होगा किसी को भी। तारिक फ़ौरन शर्ट पहनता, रिवॉल्वर में बुलेट चेक करके साथ लेकर ब्लूटूथ डिवाइस फ़ोन के साथ कनेक्ट करता घर से निकला था। तुम अकेले हो तारिक, उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हमसाए में से किसी को साथ ले जाओ, मैं भी जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करता हूँ। साहिर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। मैं यहाँ वक्त नहीं ज़ाया कर सकता साहिर, मुझे जाकर पहले सिचुएशन तो देखने दो। संजय वर्मा सिर्फ तुम्हें धमका रहा है, तुम्हारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा है। अगर उसे दानीन को कोई नुकसान पहुँचाना ही होता
तो कॉल करके तुम्हें तुम्हारे घर मौजूदगी की इत्तला ना देता। तारिक ने गाड़ी बैक करके घर से निकालते हुए जवाब दिया था। फिर भी एहतियात ज़रूरी है। बल्कि 1 मिनट, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ दोबारा, वेट। साहिर ने जहन में कोई ख्याल आने पर कॉल काटी। फिर एक इमरजेंसी नंबर मिलाकर अपने घर का एड्रेस लिखवाया। इस कॉल से फ्री होते ही उसने दोबारा तारिक को कॉल मिलाई थी। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया है, तुम्हारे पहुंचने तक एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी। कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, उन्हें लेकर अंदर जाना, ताकि संजय वर्मा अगर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करे तो तुम लोग हैंडल कर सको उसे। वो दूर बैठा जितना भी कर सकता था कर रहा था। ओके, तारिक ने जवाब देते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। साहिर के घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए तारिक रिवॉल्वर संभालता गाड़ी से उतरा था। हालात का जायजा लेने की गर्ज से चौकन्ने अंदाज में गेट की जाने बढ़ते हुए वो गेट के नज़दीक पहुंचकर ठटका। गेट के बने डिज़ाइन के बाइस अंदर के नज़र आते मंजर में दाएं जानिब गेट के नज़दीक गार्ड स्टूल पर बैठा था। दीवार से टेक लगाए वो अपने फ़ोन पर किसी से लंबी गपशप करने में मगन था। तारिक ने लब भेजे। अब एक गधे, गेट खोल। दबी दबी आवाज़ में तारिक ने उसे मुखातिब किया था। रात के इस सन्नाटे में किसी आदमी की आवाज़ सुनकर गार्ड चौंका। फ़ोन की स्क्रीन से निगाहें हटाकर बंदूक पर गिरफ्त मजबूत करते हुए वो अलर्ट होता अपनी जगह से उठा था। लेकिन तारिक को देखकर वो हैरान हुआ। साहिर ने उसे जॉब पर रखते हुए तारिक और उसकी बीवी की तस्वीर दिखाई थी कि इन 2 लोगों के अलावा कोई भी शख्स इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल ना हो। आप इस वक्त यहाँ? गेट का छोटा दरवाज़ा खोलते हुए उसने लहजे में भी हैरत सुमाई। ज़बान बंद करके मेरे साथ अंदर आओ, ध्यान रखना कोई आहट ना हो। उसकी क्लास लेने का इरादा तय करते हुए तारिक उसे हुक्म देता दबे कदमों आगे बढ़ा। घर के अंदरूनी हिस्से में बिल्कुल खामोशी थी। कुछ देर पहले यहाँ किसी किस्म की कोई आवाज़ें तो सुनाई नहीं दी तुम्हें? सरगोशी के से आलम में तारिक ने उससे सवाल पूछा था, लेकिन गार्ड के नफ़ी में सर हिलाने पर उसे थोड़ा सुकून मिला। मरकज़ी दरवाजे के करीब पहुँचे तो अंदर से ख़वातीन की बातों और हंसी की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी थी। तारिक ने पुरसुकून सी सांस फिज़ा में खारिज की, फिर गार्ड को जाने का इशारा किया। वो बेचारे इस अजीब व गरीब रवैये पर हैरान सा गेट के पास चला गया। साहिर, यहाँ तो सब नॉर्मल है, गार्ड भी ठीक है और अंदर भी सब ठीक लग रहा है, क्योंकि अंदर से बातों की आवाज़ आ रही है। मतलब तीनों ख़वातीन रिलैक्स मूड में हैं। लेकिन फिर भी मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ एक बार, तसल्ली करने के बाद कॉल करूँगा। साहिर को मुतल्ला करते हुए तारिक ने मरकज़ी दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजे के करीब कदमों की चाप सुनाई दी। कौन? मुलाजमा की आवाज़ सुनाई दी थी। तारिक हूँ, साहिर का दोस्त, दरवाज़ा खोलो, तारिक ने जवाब दिया था। दानीन बीबी, तारिक साहब हैं। मुलाजमा ने पीछे दानीन को मुखातिब करते हुए इजाज़त चाही थी। तारिक भाई इस वक्त? खोलो दरवाज़ा, दानीन की आवाज़ सुनाई दी। मुलाजमा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते हुए तारिक ने उन तीनों को एक नज़र देखा और दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा। आप इस वक्त यहाँ? रुकैया ने भी हैरत से उसे देखा। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ अभी। तारिक उनकी हैरान नज़रों को इग्नोर करता बगौर इर्द गिर्द देखता रूम्स चेक करने लगा। नीचे के कमरे, किचन, बाथरूम्स चेक करता ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर के रूम्स तो लॉक थे और खिड़कियाँ भी अंदर से बंद थीं। टेरेस को अच्छी तरह चेक करते हुए तारिक ने ऊपर से ही लॉन पर भी निगाह दौड़ाई। वहाँ संजय वर्मा का नामो निशान तक ना था। वो कंधे उचकाता नीचे की जाने बढ़ा। क्या हुआ? ऐसी मशकूक हरकतें क्यों करते हैं आप? रुकैया ने उसे नीचे आता देखकर सवाल किया। तानीन और मुलाजमा भी सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। कुछ नहीं, हमसाए में से किसी ने कॉल करके साहिर को खबर दी थी कि इस घर में अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। शायद कोई चोर डाकू घुस गए हैं घर में, तभी साहिर के कहने पर आया हूँ मैं। तारिक ने बात को थोड़ा तब्दील कर दिया था। क्या? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। और कौन सी आवाज़ें? हम 3 ख़वातीन ही तो हैं यहाँ। हमारी बातों के अलावा तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी घर में। दानी ने तारिक की बात पर लहजे में हैरानगी समय जवाब दिया था। किसी ने प्रैंक किया होगा शायद। खैर, आपका फ़ोन कहाँ है दानी? साहिर कॉल कर रहा था, आपने रिसीव ही नहीं की। तभी वो ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए फिर उसने मुझे कॉल की। तारिक ने लहजे को सरसरी से बनाया। फ़ोन? वो तो चार्जिंग पर था। 1 मिनट, मैं चेक करती हूँ। दानी फ़ौरन कमरे की जाने बढ़ी, जहाँ साइड टेबल पर उसका फ़ोन रखा था। उप्स, फ़ोन साइलेंट पर था, तभी मुझे नहीं हो सका कॉल्स का। दानी का लहजा माज़त ख़्वाहाना था। ख्याल किया करें, एक ज़रा सी लापरवाही पर दूसरे को हद दर्जा ख्वारी का सामना करना पड़ जाता है। इसी परेशानी के बाइस अब साहिर रात में ही ड्राइव करता वापस आ रहा है।
तारिक ने बसे पर्दा उसे थोड़ा मोहतात रहने को कहा था। दानी ने चेहरे पर शर्मिंदगी लिए इस्बात में सर हिलाया। आप लोग अपनी चाय एंजॉय करें, चंद घंटों में साहिर पहुंच जाएगा, तब तक मैं यहीं होऊंगा लॉन्च में। तारिक ने कमरे की जानिब इशारा किया था, जहां रखी कप इस बात का इशारा थे कि उसके आने से कबल यहाँ चाय या कॉफ़ी का दौर चल रहा था। चाय नहीं, कॉफ़ी है, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी बनाती हूँ। दानी को फ़ौरन मेहमान नवाजी का ख्याल आया था। नहीं, मुझे तलब नहीं है, आप लोग एंजॉय कीजिए। तारिक ने बात करते हुए फ़ोन की स्क्रीन ऑन की। बच्चे घर में अकेले होंगे तारिक, उनसे कहकर आए हैं कि दरवाज़ा लॉक करके सोएं। रुकैया को घर की फ़िक्र ने सताया। हाँ, दरवाज़ा लॉक करवा के आया हूँ, अभी अशर को कॉल करता हूँ कि आज रात वो हमारे घर बच्चों के पास चला जाए। तारिक ने फ़ोन पर अपने छोटे भाई का नंबर मिलाया। रुकैया मुतमईन होती कमरे में दानिन और मुलाजमा के पास चली गई। अशर से बात करने के बाद तारिक ने कनखियों से कमरे की जानिब देखा था, जहाँ ख़वातीन फिर से बातों में मशगूल हो चुकी थीं। वो अपनी जगह से उठता ज़रा साइड पर हुआ और साहिर को कॉल मिलाई। हाँ साहिर, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, संजय वर्मा कहीं भी नहीं है। उसका मकसद बस तुम्हें परेशान करना था और कुछ नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारे आने तक यहीं रहूँगा। परेशान मत हो और आराम से गाड़ी चलाना। तारिक अब उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। दानिन का फ़ोन साइलेंट पर था। गार्ड खुद फ़ोन पर किसी से मोहब्बत भरी गुफ्तगू में मसरूफ़ था। और लैंडलाइन का जिक्र करते हुए तारिक ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई थी, लेकिन वहाँ कहीं भी टेलीफोन नज़र नहीं आ रहा था। शायद कोई ख़राबी होगी लैंडलाइन में। बहरहाल सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तुम पुरसुकून होकर ड्राइविंग करो, घर आ जाओ, फिर बाकी बात करते हैं। तारिक ने बात ख़त्म करते हुए कॉल काटी, फिर मुतलाशी निगाहें यहाँ वहाँ दौड़ाने लगा। वहाँ लैंडलाइन फ़ोन कहीं भी नहीं था। तारिक सर झटकता बैठने वाला था जब ठक ठक की आवाज़ उसकी तेज़ समातों से टकराई। उसने चौंक कर आवाज़ की सिम देखा तो दूसरे कमरे की खिड़की के खुले पट को हवा के बाइस चौखट से टकराते पाया। तारिक तेज़ी से उस सिमत आया था। खिड़की का पट खोला तो वहाँ से लैंडलाइन की तार बाहर की जानिब लटकती दिखाई दी, जिसे खिड़की के साथ बांधा गया था और साथ ही एक चिट चिपकाई गई थी। तारिक ने वो तार पकड़ते हुए आंखें सिकोड़ कर वो चिट उतारी। ये तार तुम्हारी प्यारी बीवी के गले का फंदा भी बन सकती थी आज, लेकिन अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दुश्मन की कमज़ोरी को इतनी जल्दी हाथ से जाने नहीं देता मैं। जल्द तुम्हारी बीवी को मौत से रोशनास करवाऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि जीते जी मरना किसे कहते हैं। वो वार्निंग यकीनन साहिर के लिए थी, और किसकी जानिब से थी ये समझना कुछ मुश्किल नहीं था। संजय वर्मा यहाँ आया था, ये कन्फर्म हो चुका था, और उसके आने और जाने का रास्ता यकीनन यही खिड़की थी जिसकी अंदर की जानिब लगी चटखनी टूटी हुई थी। वो किसी सोच में गुम था जब घर के बाहर एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई दिया। सर झटक कर जहन को तमाम सोचों से आज़ाद करते हुए तारिक बाहर की जानिब बढ़ा ताकि एम्बुलेंस वालों से एक्सक्यूज़ करते हुए उन्हें वापस भेज सके। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब या तो दानी को सब कुछ बता देना चाहिए या फिर उसके लिए सिक्योरिटी का अरेंज करना चाहिए। संजय वर्मा को हल्का लेने की गलती मत करो साहिर, वो पर्सनली तुमसे दुश्मनी पर उतर आया है और तुम्हें या दानी को नुकसान पहुंचाए बगैर वो पीछे नहीं हटेगा। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा शातिर और चालाक है। तारिक का लहजा बेहद संजीदा था। इसी काम के लिए तो गया था मैं। 1-2 दिन में सिक्योरिटी अरेंज कर रहा हूँ। कल से मेरे 2 बंदे घर से बाहर दानी को फॉलो करेंगे। घर में भी कैमरे नस्ब करवा रहा हूँ मैं, ताकि घर में मौजूद होते हुए दानी मेरी नज़रों के सामने रहे। संजय वर्मा इस बार मेरे हाथ लग जाए, उससे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे और मेरी फैमिली से उलझ कर वो अपनी मौत को दावत दे चुका है। साहिर मुठियाँ भेजे कह रहा था। जिस नंबर से वो तुम्हें कॉल करता है उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाई? वो पाकिस्तान में है तो नंबर भी तो पाकिस्तानी ही होगा। तारिक ने नया सवाल किया था। वो हर बार नए नंबर से कॉल करता है। मैंने वो नंबर्स ट्रेस करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो नंबर्स जिनके हैं उनके फ़ोन अचानक पहले गायब हुए और चंद घंटों के बाद वो फ़ोन उन्हें वापस मिल गए, और वो सब अलग अलग एरियाज से हैं। संजय वर्मा जैसा तेज़ दिमाग बंदा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ था कि हम उसके सब नंबर ट्रेस करवाएंगे, तभी उसने आम शहरियों के फ़ोन उठवाए। इनसे मुझे कॉल करने के बाद किसी तरह वो फ़ोन वापस मालिकान तक पहुँचा दिए। साहिर ने दोनों हाथों में सर जकड़ा था। दोनों के माबैन चंद लम्हों की खामोशी ने जगह बनाई थी। मेरी मानो तो इस मामले का हल निकलने तक दानी को अपने गाँव में भेज दो, वो वहाँ ज़्यादा सेफ रहेगी। तारिक ने एक और मशवरा दिया था।
नहीं, वो संजय वर्मा की नज़रों में आ चुकी है और उसकी हर सरगर्मी पर उस शख्स की निगाह होगी। मैं नहीं चाहता उसके ज़रिए संजय वर्मा मेरे बाकी घर वालों तक भी पहुँचे। वैसे भी दानी ही एक रास्ता है अब जिससे मैं संजय वर्मा तक पहुँच सकता हूँ। साहिल के लहजे में अब की बार इत्मीनान उतरा था। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? तारिक उसके अंदाज और अल्फाज पर ठटका। मतलब ये कि अब तक संजय वर्मा दानी को इस्तेमाल कर रहा था मुझे ज़हनी अज़ियत देने के लिए, लेकिन अब मैं दानी को इस्तेमाल करूँगा संजय वर्मा को अपने सामने लाने के लिए। चूहे बिल्ली का ये खेल अब ख़त्म करना होगा। आज़ाद और ज़िंदा रहकर वो हमारे वतन के ख़िलाफ़ ही प्लानिंग्स करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि उसे ख़त्म किया जाए। बस चंद दिन और, उसकी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। 2 बार वो दानी तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तीसरी बार उसके आने का इंतज़ार करूंगा मैं, क्योंकि इस बार वो बचकर नहीं जा पाएगा। साहिर के लहजे में जुनून सा था। तुम पागल हो गए हो? उस घटिया शख्स को पकड़ने के लिए अपनी बीवी को चारे के तौर पर इस्तेमाल करोगे? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? वो कोई आम आदमी नहीं है साहिर, दानी मासूम है, उसे इस सब का हिस्सा मत बनाओ। वो दरिंदा उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तारिक ने उसके इस पागलपन पर उसे समझाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं होगा दानी को, जवाब मुख्तसर था इस बार। लहजा किसी सोच में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। कैसा गुजरा आज का दिन ऑफिस में? शाम को उसे ऑफिस से पिक करने के बाद ड्राइविंग करते हुए साहिल ने दानी से सवाल किया था। ठीक था, 2 लफ्ज़ी जवाब देकर वो खामोश हो गई थी कि दोनों के दरमियान सरमोरी अब तक कायम थी। साहिल ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। गाड़ी को घर की बजाय किसी और सिम जाता देखकर दानीन हैरान हुई थी, लेकिन अना का परचम बुलंद किए पूछने से एतराज़ पड़ता। तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद साहिल ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में रोकी। गाड़ी रोकते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था, लेकिन दानीन मुंह बनाए अपनी सीट पर ही जमी रही। साहिल ने उसके खफकी भरे चेहरे को देखते हुए मुस्कुराहट दबाई, फिर घूमकर उसकी जानिब आते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर आ जाए मैडम, वेटर यहाँ डिनर सर्व करने नहीं आएगा, हमें अंदर जाना ही होगा, शगुफ्तगी भरे अंदाज में कहते हुए साहिल ने हाथ बढ़ाया था उसकी जानिब। क्या है ये सब? मुंह बनाकर सवाल किया गया था। एक रूठी हुई हसीन सी लड़की को मनाने की एक छोटी सी कोशिश, साहिल ने फट से जवाब दिया था। दानी ने सुलगती हुई सी निगाह उस पर डाली, जिसे इतने दिन बाद बिलाखिर मनाने का ख्याल आ ही गया था। वो खफा तो थी, लेकिन उसकी जानिब से पहल की भी मुंतज़िर थी। तभी उसके बड़े हाथ को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। उसकी चौड़ी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए वो गाड़ी से उतरी थी और उतरे ही हाथ छुड़ा लिया था। बैग के स्ट्रैप कंधे पर डालते हुए वो अब भी उससे फासला बनाए चल रही थी। अंदाज में खफकी बरकरार थी। चलें घर, बहुत थकावट सी हो रही है। आज ऑफिस में भी अच्छा खासा काम था। डिनर से फारिग होकर वो टिश्यू से हाथ साफ करते कह रही थी। श्योर, साहिल ने वेटर को बिल लाने का कहा था। पेमेंट करने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल आए थे। फाइनली दानी का मूड कुछ बेहतर हुआ था। वो फ़ोन पर व्हाट्सएप चेक करते हुए गाड़ी में बैठी। साहिल ने भी ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालते हुए एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली थी। चलो, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? एक फीमेल कोलीग के मैसेज का रिप्लाई करते हुए उसने निगाहें उठाई थीं जब साहिल के हाथ में मौजूद वो डब्बी देखी। ये क्या है? उसकी निगाहों में इश्तियाक झलका था। गिफ्ट फॉर यू। साहिल ने वो मखमली डब्बी खोली तो उसमें नाजुक और खूबसूरत डिज़ाइन की गोल्ड रिंग जगमगा रही थी। वाओ! दानी की आंखों में सताइश उतरी। ज्वेलरी में अगर उसे कोई चीज़ पसंद थी तो वो बस रिंग्स। वो जब भी शॉपिंग पर जाती अपने लिए रिंग ज़रूर लेती थी। उसके वजूद पर भी ज्वेलरी के नाम पर हर वक्त कोई ना कोई रिंग मौजूद होती थी। तभी साहिल ने ये रिंग ख़रीदी थी उसके लिए। होप सो कि ये रिंग मेरी बीवी की नाराज़गी दूर करने में अहम किरदार अदा करेगी। क्या मैं ये रिंग पहना सकता हूँ आपको? वो लहजे में हल्की सी शरारत लिए वो रिंग निकाल रहा था। तुम चीज़ ही ऐसी लाए हो कि नाराज़गी बरकरार रखने की कोशिश में इसे लेने से इनकार नहीं कर सकती मैं। एनीवेज़, थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट। इतनी दिन बाद ही सही, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ख्याल तो आया कि मैं नाराज़ हूँ तुमसे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चोट करने से बाज नहीं आई थी। साहिल ने जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट लिए रिंग उसकी उंगली में पहनाई। पसंद आई? साहिल ने उसे हाथ में मौजूद रिंग पर उंगली फेरते देखा तो बेसाख्ता पूछ गया। हाँ, बहुत प्यारी है। दानी खुलकर मुस्कुराई थी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है।
ये रिंग कभी भी अपने वजूद से अलग मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ ये रिंग हर वक्त आपके साथ रहे, सोते जागते उठते बैठते, कहीं बाहर आते जाते हुए भी। उसका अच्छा मूड देखकर साहिर फ़ौरन मतलब की बात पर आया था। दानिश की मुस्कुराहट सिमटी। तसव्वुर में किसी और की आवाज़ गूंजी थी। किसी ज़माने में यही अल्फाज अदन ने कहे थे उससे, और आज वो सर झटक कर माजी की तल्ख यादों से बाहर निकली। ओके, बमुश्किल खुद को कंपोज करते हुए दानिश ने जवाब दिया था। साहिर इस बात से कतई बेखबर था कि उसके इस छोटे से जुमले ने दानिश पर यादों के कौन से दर खोले थे। गाड़ी को पार्किंग से निकालकर सड़क पर दौड़ाते हुए उसने कनखियों से दानिश के हाथ में पहनी उस रिंग को देखा था, जिसमें स्टोन के नीचे लगे जीपीएस ट्रैकर की मदद से वो कभी भी किसी भी वक्त दानिश की लोकेशन मालूम कर सकता था। ऐसे ही चंद ट्रैकर्स उसने दानिश की तमाम हील्स में भी लगाए थे कि अगर कभी रिंग का जीपीएस ट्रैकर काम करना छोड़ दे तो वो मुतबादल के तौर पर हील के ट्रैकर से दानिश की लोकेशन मालूम कर सके। संजय वर्मा से दानिश को बचाने और इस घटिया इंसान के गिर्द दायरा तंग करने के तमाम इंतजामात वो मुकम्मल कर चुका था। अब बस इंतज़ार था तो उसके आखिरी वार का। वो आज सुबह से ही काफ़ी एक्साइटेड थी। सुबह तबीयत खराबी का बहाना बनाकर उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी और साहिर को भी यही बताया था कि वो हल्का फुल्का बुखार महसूस होने के बायस आज ऑफिस नहीं जा रही। साहिर के जाते ही वो पुरजोश सी बिस्तर से उठी थी। मुलाजमा को साथ लगाकर सारे घर की अच्छी तरह सफाई की, फिर मुलाजमा को आज का मेन्यू बताकर वो घर की डेकोरेशन करने में मसरूफ़ हो गई। साहिर का आज बर्थडे था और ये बात चंद दिन पहले ज़ुनैरा ने उसे बताई थी। तब से दानिश ने सोच रखा था कि वो साहिर के बर्थडे पर उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंज करेगी। खुद तो वो साहिर के साथ ही ऑफिस आती जाती थी और ऑफिस टाइमिंग्स में ऑफिस से निकलने या कहीं जाने से साहिर ने सख्ती से मना कर रखा था। इसलिए उसने डेकोरेशन के लिए तमाम ज़रूरी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर ही मंगवा लिया था, जिससे साहिर बेखबर था। सुबह भी उसकी बातों से दानिश को अंदाज़ा हो गया था कि वो अपना बर्थडे भूले बैठा है और दानिश के लिए ये और भी बेहतर था। वो चाहती थी जब साहिर रात में घर आए तो उसे यह सरप्राइज़ मिले। उसने कॉल करके तारिक और रुकैया भाभी को भी इनवाइट किया था। ज़ुनैरा और माँ जी को भी कॉल की थी, लेकिन माँ जी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए उन लोगों ने आज आने से माज़रत कर ली थी और जल्द चक्कर लगाने की खबर सुनाई थी। वो लाउंज की एक दीवार के सामने से इंडोर प्लांट्स हटाकर वहाँ फॉयल बैलून्स की मदद से हैप्पी बर्थडे लिख रही थी। इर्द गिर्द दिल की शक्ल के बैलून्स भी चस्पा किए थे, साथ ही चकोर शक्ल में लाइटिंग की थी। इस दीवार के सामने टेबल रखकर उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया था। टेबल के आसपास नीचे सुर्ख और सफ़ेद बैलून्स नज़र आ रहे थे। केक वो पहले से मंगवा चुकी थी। सारी डेकोरेशन के बाद भी दानिश को कुछ कमी सी लगी। तनकीदी निगाहों से सब कुछ देखते हुए जहन में को ख्याल आने पर वो दुपट्टा कंधे पर फैलाती कमरे में गई, दराज खोलकर थोड़ी सी रकम निकाली और बाहर गेट की जानिब चली आई। बिलाल, एक काम तो करो ज़रा, भागकर मुझे गुलाब की पत्तियाँ ला कर दो। दानिश ने गेट पर मौजूद गार्ड को मुखातिब किया। लेकिन बीबी जी, साहिर साहब ने कहा है कि मुझे यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटना। गार्ड ने फ़ौरन साहिर का हुक्म उसके गोश गुजार किया। 2 मिनट लगेंगे, अभी आ जाओगे तुम। जाओ, शाबाश। ताबिंदा खाने की तैयारी करिए वरना उसे भेज देती मैं। दानिश उसकी किसी बात को खातिर में ना लाई थी। वो शशोपंज में मुब्तला हुआ। जाओ भी, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दानिश ने उसे घुरका। जी ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन गेट लॉक कर लें आप। जब मैं आऊँ तभी गेट खोलिएगा बस। गार्ड को साहिर की 2 दिन पहले की सख्ती से की गई ताकीद याद थी, तभी वो कह गया, हाँ ठीक है, कर लेती हूँ लॉक। जाओ तुम। दानिश ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो सर हिलाता बाहर निकल आया था। साहिर खुद क्या कम था जो इसे भी ऐसी हिदायत दे रहा है। यूँ लगता है जैसे अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ हो मेरा, जिसके हज़ारों दुश्मन हैं और इन दुश्मनों से बचाने के लिए मुझे सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बड़बड़ाते हुए उसने गेट लॉक किया था। फिर घर के अंदर आई, अलमारी से जाकर अपने लिए दूसरा लिबास निकाला। सियाह रेशमी लॉन्ग फ्रॉक जिस पर सुर्ख रंग का नफीस सा काम हुआ था, आज के लिए मुनासिब लगा था उसे। ड्रेस लिए वो बाथरूम की जाने बढ़ गई। चेंज करने के बाद वो आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। बालों को सुलझाते हुए उसने दीवार की घड़ी पर वक्त देखा। असर के बाद का वक्त था और उसने तारिक से कहा था कि साहिर को बहाने से जल्दी घर ले आए आज। उम्मीद थी कुछ देर तक वो लोग पहुँच जाएंगे। लम्बों पर मुस्कुराहट सजाए उसने आंखों में काजल की लकीर खींची, लम्बों पर नेचुरल लिपस्टिक लगाई और अलमारी खोलकर सैंडल निकालने लगी। छोटी हील वाले सैंडल्स पहनकर स्टेप्स बंद करती वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। अब उसने किचन का रुख किया था।
ताकि खाने का जायज़ा ले सके। किचन में जाकर हाथ धोने के बाद वो अब हर चीज़ चेक करते हुए ताबिंदा के हाथ के जायके की तारीफ़ कर रही थी कि फाइनली कोई अच्छा खाना बनाने वाली मुलाज़िमा मिल ही गई थी उसे। लाओ मैं सलाद बना लेती हूँ, तुम तब तक ये बर्तन धो लो। ताबिंदा को सलाद का सामान निकालते देखकर दानी ने उसे मुखातिब किया। कटिंग बोर्ड और छुरी थामी ही थी उसने जब बैरूनी गेट की बेल सुनाई दी। ये बिलाल अब आ रहा है, कितनी देर लगा दी इस लड़के ने, बहुत ही सुस्त है ये लड़का। ताबिंदा तुम रुको, मैं देखती हूँ। ताबिंदा ने झाग भरे हाथ धोने के लिए नल खोलना चाहा था जब दानीन उसे रोकती हुई खुद किचन से निकली। ज़ेरे लब कुछ गुनगुनाते हुए वो गेट तक आई थी। जहन में यही था कि बिलाल ही होगा बाहर, तभी बगैर पूछे उसने गेट खोल दिया। लेकिन सामने देखते ही वो ठटकी। गेट के बाहर कोई शख्स खड़ा था जिसने चेहरे के सामने बुके कर रखा था। जी? दानी ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। मुकाबिल ने बुके चेहरे से नीचे किया। मिसेस साहिल लुकारी? मुकाबिल की तरफ से तस्दीक चाही गई थी। जी, लेकिन आप कौन? दानीन उलझी कि उस शख्स को पहली बार देख रही थी वो। आपके हस्बैंड के लिए किसी ने बर्थडे विशेस के साथ ये बुके भेजा है। सर पर कैप पहने खड़े उस शख्स ने पुरस्कार सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए वो बुके उसकी जाने बढ़ाया था। अपने हुलिये से वो कोई डिलीवरी बॉय लग रहा था। साहिल के लिए बुके? दानीन ने बड़बड़ाते हुए बेख्तियारी की कैफियत में ही बुके को थाम कर चेहरे के नज़दीक करते हुए गुलाबों की महक को सीने में उतारा। ओके थैंक्स। उस शख्स को वहीं जमे देखकर दानीन ने रस्मी से अंदाज में शुक्रिया अदा करते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा था, लेकिन तभी उसे चक्कर सा आया था। इस बुके से सिर्फ गुलाबों की खुशबू ही नहीं बल्कि कोई और भी स्मेल थी जो उसके नत्नों में घुसती उसके दिमाग पर असरअंदाज हुई थी। उफ़! सर को हाथ से थामे उसने आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए सामने देखा था, जहाँ धुंधले होते मंजर में वो डिलीवरी बॉय गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। दानीन को किसी खतरे का एहसास हुआ था। साहिर! उसने चीखना चाहा था, लेकिन सामने मौजूद शख्स ने उसके लबों पर हाथ जमा दिया था। चंद लम्हों का खेल था और दानीन का जहन तारीकी की अथाह गहराइयों में डूब चुका था। सुना है जनाब के लिए दानीन भाभी कुछ स्पेशल प्लान कर रही हैं आज। वो अपने कैबिन में लैपटॉप पर निगाहें जमाए बैठा किसी गुत्थी को सुलझाने में मगन था। हाथ में पजल बॉक्स था जिसे उसकी उंगलियां मुसलसल घुमाने में मसरूफ़ थीं। वो ज़हनी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं था शायद, लेकिन तारिक के नॉक करके अंदर आने और उसे मुखातिब करने पर वो चौंका। तारिक की बात पर साहिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। हाँ, फ़ोटोज में देखा था मैंने उसे घर की डेकोरेशन करते हुए। बात करते हुए साहिर की आंखों में शरारत सी चमकी थी। वेरी बैड। वो बेचारी इतनी मेहनत करी है कि तुम जब घर जाओ तो तुम्हें सरप्राइज़ मिले, लेकिन तुम पहले से सब देख चुके हो। पता है कुछ देर पहले कॉल आई थी दानीन की, कह रही थी तुम्हें किसी बहाने आज जल्दी घर ले आऊँ। बहुत एक्साइटेड है वो। उनका सरप्राइज़ ज़ाया मत करो। तारिक ने उसे घुरका था। साहिर जवाबन हल्का सा हंसिया। अब नहीं देख रहा फुटेज? तब दानीन ने डेकोरेशन शुरू ही की थी जब मैंने लास्ट टाइम देखा। घर जाकर ही देखूँगा ताकि सच में सरप्राइज़ रह जाऊँ, वरना वो खफा हो जाएंगी अगर जान गई कि मुझे पहले से अंधा हूँ कि आज की सरगर्मियों का। साहिर ने पजल बॉक्स एक जानिब रखा और लैपटॉप ऑफ करने लगा। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्या ख्याल है निकलें फिर? डिनर कहीं बाहर करेंगे सब? तारिक ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हाँ, बस मैं ये सब क्लोज़ कर लूँ फिर चलते हैं। तो मेरे साथ ही आ रहे हो ना? लैपटॉप शट डाउन होते ही साहिर ने उसकी स्क्रीन फोल्ड की। नहीं, मैं पहले यहाँ से घर जाऊँगा, चेंज करके रुकैया को लेकर ही आऊँगा तुम्हारी तरफ। वैसे भी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता मैं। क्या मालूम दानी ने रोमांटिक से अंदाज में विश करना हो तुम्हें। तारिक ने शरारत से आंख दबाई थी। रोमांटिक? और वो रोमांस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है मोहतरमा का, बस मूड की बात है। मूड अच्छा हो तो जान तक मारने को तैयार, मूड ख़राब हो जाए तो कोई चाहे उनके सामने जान तक दे दे, नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं करेंगी। साहिर का लहजा खुशगवार सा था। कुर्सी की पुष्ट पर मौजूद कोट बाजू पर रखते हुए लैपटॉप, बैग, फ़ोन और गाड़ी की चाबियां उठाता वो रिसेप्शन पर इत्तला देता गाड़ी के हमरा तारिक के हमरा एग्ज़िट डोर खुद धकेलता बाहर आया था। ओके, फिर घर में मिलते हैं। तारिक से मुसाफिर करते हुए वो अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा था। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर लैपटॉप बैक सीट पर रखते हुए फ़ोन डैशबोर्ड पर डाला ही था जब मैसेज की बिप सुनाई दी। साहिर ने वहीं खड़े खड़े मैसेज ओपन किया। A big surprise is waiting for you at home. Come as soon as possible. उसने हैरान निगाहों से वो मैसेज देखा जो अनजान नंबर से था।
फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। दानीन ने कल ही नई सिम निकलवाई थी और मैसेज भी शायद इस नए नंबर से कर रही थी। फ़ोन वापस डैशबोर्ड पर डालता वो ड्राइविंग सीट संभाल गया था। घर के बाहर उसने गाड़ी रोकी ही थी जब एक जानिब से बिलाल को पैदल आते पाया। खिड़की का शीशा नीचे करते हुए उसने ग्लासेस उतार कर कुछ फासले से अपनी जानिब बढ़ते बिलाल को देखा। तुम कहाँ से आ रहे हो बिलाल? जबकि तुम्हें मैंने कहा था कि गेट के पास से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटना। साहिर का लहजा खुरदरा सा था। सर, दानीन बीबी ने गुलाब की पत्तियाँ लेने भेजा था। मैं पत्तियाँ लेकर आ रहा था कि रास्ते में एक अंधे ने गाड़ी मार दी। मरहम पट्टी करवा के आया हूँ। बिलाल के लहजे में बेचारगी सी थी। शलवार का पायचा ऊपर करके उसने घुटने पर बंधी पट्टी दिखाई। एहतियात क्या करो, साइड पर होकर चलते ना। उसका जख्म देखकर साहिर का लहजा नरम हुआ था। जी। एक लफ्ज़ी जवाब देकर बिलाल घर में दाखिल होते हुए गेट खोलने लगा था ताकि साहिर गाड़ी अंदर ला सके। उसके दरवाज़ा खोलते ही साहिर की निगाह गेट के अंदरूनी जानिब गिरे बुके और बिखरे फूलों पर पड़ी। वो एकदम चौंक उठा था। गाड़ी अंदर लाने की बजाय वो खुद गाड़ी से उतरता भागकर घर में दाखिल हुआ था। उन फूलों के करीब झुकते हुए उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। बिलाल का एक्सीडेंट, फूलों का यहाँ बिखरे होना, कहीं कुछ तो गलत था। भागकर मरकज़ी दरवाजे की जानिब आते हुए उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि छठी हिस्स के तमाम इशारे गलत साबित हों। ताबिंदा, दानीन कहाँ है? किचन में मसरूफ़ ताबिंदा को देखते हुए उसने सवाल किया था। ताबिंदा उसके तेज़ लहजे पर गड़बड़ा सी गई। अंदर होंगी मैं तो। वो साहिर के चेहरे की तासुरात देखकर हकला कर रह गई। साहिर उसकी पूरी बात सुने बगैर कमरे की जानिब बढ़ा था। दोनों कमरे बाथरूम देखने पर भी दानीन कहीं दिखाई नहीं दी थी। साहिर साहब, हुआ क्या है? सब खैरियत है ना? ताबिंदा ने घबराए हुए से लहजे में सवाल किया। बिलाल भी वहाँ आ चुका था और हैरान सा खड़ा था। दानीन घर में नहीं है डैमेट, और तुम दोनों को खबर ही नहीं इस बात की। साहिर जब खोता उन पर धाड़ा था। लेकिन 10-15 मिनट पहले दानीन आपी मेरे साथ किचन में थी। बिलाल ने गेट की बेल बजाई तो वो गेट खोलने चली गई। मुझे लगा वहाँ से वापस आकर वो कमरे में चली गई होंगी। ताबिंदा ने गोया इतला दी थी। साहिर ने बाल मुट्ठियों में जकड़े। मैंने कब बेल दी? मैं तो अभी डॉक्टर से मरहम पट्टी करवा के आ रहा हूँ। बिलाल ने ताबिंदा को घुरका। साहिर समझ चुका था कि संजय वर्मा चाल चल गया था। गायब दिमागी किसी कैफियत में वो लाउंज से बाहर आया, तभी उसका फ़ोन बजने लगा था। जिस नंबर से कुछ देर पहले उसे मैसेज आया था, अब उसी नंबर से कॉल आ रही थी। साहिर ने एक पल का तवक्कुफ़ किए बगैर कॉल रिसीव की। वो दानीन को पुकारने ही वाला था जब दूसरी जानिब से सुनाई देती आवाज़ सुनकर अपनी जगह थम सा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साहिर, हैप्पी बर्थडे माय एनिमी। फ़ोन के पार संजय वर्मा की गुनगुनाती आवाज़ सुनकर साहिर मुठ्ठियाँ भींच गया था। उम्मीद है सरप्राइज़ पसंद ज़रूर आया होगा। इस एज़ाई अंदाज में संजय वर्मा ने बहुत कुछ जताया था उसे। साहिर ने अंगूठे और शहादत की उंगली से दोनों आंखें दबाईं। भिजे हुए लब और कनपटी की उभरती रग उसके ज़ब्त की गवाह थी। मेरी बीवी कहाँ है संजय वर्मा? सर्द लहजे में साहिर ने सवाल किया था। बड़े अफसोस की बात है मेजर साहिल लोगारी, इतने दिन से मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा था, लेकिन तुमने बहुत हल्का ले लिया मुझे। अपनी बीवी की हिफाजत के कुछ तो इक़दाम करने चाहिए थे ना? क्या बात है, दिल भर गया उससे, या उसमें दिलचस्पी बरकरार नहीं रही जो उसे इतनी आसानी से मेरा शिकार बनने दिया? संजय वर्मा का लहजा हिज़ लेता हुआ सा था। बकवास बंद करो अपनी और साफ बात करो मुझसे, क्या चाहते हो तुम? इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम दानी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, क्योंकि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, दानी नहीं। अपना मकसद बताओ। साहिर ने चबा चबा कर हर लफ्ज़ अदा किया था। वो कैसे खुद पर जब्त किए हुए था सिर्फ वही जानता था। तुम्हारी जहानत का बहुत पहले से कायल हो चुका हूँ मैं मेजर साहिब। तभी तुम्हें ऑफ़र की थी कि ISI में रहो, लेकिन हमारे आदमी बनकर दोनों तरफ से पैसा समेटो और हमारा साथ देते रहो। लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हारी बीवी तो तुमसे भी बड़ी बेवकूफ़ निकली। मुझे लगा था उसे काबू करने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो बड़ी आसानी से मेरा शिकार बन गई। लगता है उसे ट्रेनिंग नहीं दी तुमने दुश्मन से बचने के लिए। उसे ये नहीं बताया कि कोई अगर बुके दे तो उसे सूंघना नहीं चाहिए। कभी कभार फूलों की खुशबू के साथ क्लोरोफॉर्म की स्मेल भी अपना काम दिखा जाती है। संजय वर्मा का लहजा सुकून भरा था। दानी कहाँ है संजय वर्मा? साहिर के हाथ से सबका पैमाना छूटने लगा था। मेरे सामने है, बेहोश है अभी और बिल्कुल ठीक भी, लेकिन कब तक ठीक रहेगी कुछ कह नहीं सकता मैं। संजय वर्मा के लहजे में धमकी छुपी थी। उसे यूँ अगवा करने का मकसद? साहिर मतलब की बात पर आया था।
मकसद है ना, तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। आज चूहे बिल्ली के इस खेल को ख़त्म करके तुमसे रूबरू मुलाकात करना चाहता हूँ। बहुत शिद्दत से मुंतज़िर हूँ मैं तुम्हारा। देखता हूँ कितनी देर लगती है तुम्हें अपनी बीवी को ढूंढने में। बहुत हो गई फ़ोन पर बातें, अब बाकी की गुफ्तगू आमने सामने होगी। आज रात 10 बजे मैं अपने प्राइवेट जेट पर वापस इंडिया जा रहा हूँ। और तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, तुम्हारी बीवी भी मेरे साथ जाएगी, वहाँ के किसी रेड लाइट एरिया की ज़ीनत बनने। मैं जानता हूँ तुम उसे बचाने ज़रूर आओगे, लेकिन एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ। ज़िंदगी अजीज़ है तो मत आना उसके पीछे, क्योंकि यहाँ तुम्हारी मौत के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। बात मुकम्मल करता संजय वर्मा कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसकी निगाहें अब दानी के सरापे का जायज़ा ले रही थी, जिसका हुस्न सियाह लिबास में मज़ीद उजागर हो रहा था। न जाने कितनी देर गुजरी थी जब दानी का ख्वाबीदा जहन होश की दुनिया में कदम रखने लगा। चकराते सर को थामते हुए वो कितनी ही देर खाली खाली निगाहों से छत की जानिब देखे गई। फिर उस जगह की अजनबियत का एहसास होते ही झटके से उठकर बैठी। अतराफ में निगाहें दौड़ाईं तो एहसास हुआ कि वो कोई सुरंगनुमा किसी तहखाने जैसी जगह थी, या शायद कोई गोदाम जहाँ जा बजा बड़े बड़े ड्रम रखे गए थे। वो जहाँ बैठी थी वो भी कोई सख्त और पथरीली जगह थी। वो आंखों में खौफ भरे अपनी जगह से उठी। एक जानिब से आती सुनहरी रोशनी की जानिब देखा, फिर नीचे गिरा सिया शेफून का दुपट्टा उठाकर कंधों के गिर्द लपेटते हुए वो मोहताज सी रोशनी की सिमत बढ़ने लगी। कुछ आगे आई तो सामने आग का अलाव सा जलता दिखाई दिया। आग के सामने कुर्सी पर कोई मर्द बैठा था, जिसकी उसकी जानिब पुश्त थी। तानीम पहले उसे पुकारने लगी थी, लेकिन फिर अपने बेहोश होने से पहले का मंजर याद करके खामोश हो गई। वहशत के आलम में इधर उधर देखते हुए उसे दाएं जानिब ऊपर को जाती सीढ़ियाँ दिखाई दी, जिनसे सफ़ेद रोशनी नीचे आ रही थी। शायद अभी तक रात का अंधेरा फैला नहीं था। वो नंगे पैर बिना आहट पैदा किए सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी। इतनी एहतियात और बेआवाज़ कदमों से जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें यहाँ लाने वाला तुमसे बेखबर हरगिज़ नहीं है। बेतासुर आवाज़ उसके कदमों को जंजीर डाल गई थी। उसने कुछ होंठों पर ज़बान फेंक कर उन्हें तर्क करने की कोशिश की, फिर एक नज़र उस शख्स की पुश्त को देखकर सर पर दौड़ लगाती हुई सीढ़ियों की जानिब भागी। वो शख्स अपनी जगह से हिला तक नहीं था। अलबत्ता 6-7 सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसे बाहर राइफल हाथ में थामे खड़े 2 सियाह फार्म दिखाई दिए थे। सीढ़ियों पर कदमों की चाप महसूस करते वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। तभी दोनों ने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। वो उनके हाथों में पकड़ी गन्स को देखकर खौफज़दा सी वहीं रुक गई थी। ये तो वो जानती थी कि उसे किसी नेक इरादे से तो अगवा बिल्कुल नहीं किया गया था। ये लोग कौन थे और उसे क्यों लाए थे, ये तो खबर नहीं थी, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा, बहुत गलत होने वाला है। उन 2 सियाफाम आदमियों को अपनी जानिब बढ़ता देखकर उसने एक साइड से होकर भागना चाहा था, लेकिन उनमें से एक शख्स का चेहरे पर पड़ने वाला भारी थप्पड़ उसके गाल को सुन कर गया था। लड़खड़ा कर गिरते हुए उसकी पेशानी ऊपर वाली सीढ़ी से टकराई। वो बेसाख्ता सर थाम गई थी। थप्पड़ के बाइस उसके होठ का किनारा फट गया था। दूसरे सियाफाम ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और उसे घसीटता हुआ नीचे लेकर आया। कहा था ना, कोई फ़ायदा नहीं, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। नीचे कुर्सी पर बैठा शख्स उसकी जानिब मुतवज्जा हुए बगैर कह गया था। आखिरी सीढ़ी उतरते ही उसे एक जानिब धकेलता वो सियाफाम जा चुका था। कौन हो तुम? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? उसकी बात पर सुनहरी रंग की आग की रोशनी में बैठे उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। दानीन को उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत भयानक लगा था। तुम्हारे शौहर की तरफ कुछ पुराने हिसाब निकलते हैं, उन्हीं मामलात को निपटाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। हाथ में पकड़ी लोहे की बारीक रॉड से लकड़ियाँ इधर उधर करते हुए उसने रॉड आग से निकाल कर उस पर निगाह जमाई, जो तप कर सुर्ख हो रही थी। उसके साथ तुम्हारा जो भी मामला है उससे मेरा क्या ताल्लुक? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? दानीन को वो पुरस्कार सा शख्स अजीब लगा था। उसकी बात पर उस शख्स ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। दानीन को उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। तुम ही तो इस किस्से की अहम कड़ी हो। तुम्हारे बगैर भला मेजर साहिल लुगारी मेरे काबू में कैसे आता? वो बड़बड़ाया था, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट दानीन की समातों तक पहुँच गई थी। मेजर साहिल लुगारी? उसने हैरत भरे लहजे में उस शख्स के अल्फाज दोहराए। हाँ, ISI एजेंट मेजर साहिल लुगारी।
संजय वर्मा ने तमस्कुराना लहजे में साहिल का जिक्र करते हुए दानिश पर हैरानकुन इंकशाफ किया था। तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करते हुए वो फ़ोन पर दानिश की बेल में लगे ट्रैकर से उसकी लोकेशन ट्रेस करता आगे बढ़ता जा रहा था। इस्लामाबाद से दूर वो कोई पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका था। पहाड़ों पर जमी सफ़ेद बर्फ़ बहुत सफाक लग रही थी उसे इस वक्त। ड्राइव करते हुए उसने फिर से निगाह फ़ोन पर दौड़ाई थी, जहाँ फासला बहुत थोड़ा सा रहता दिखाई दे रहा था। उसे कदरे सुकून मिला था कि वो दानिश के करीब पहुँच चुका है। गन होल्डर पर हाथ रखते हुए उसने रिवॉल्वर की मौजूदगी की तसल्ली की थी। फिर मतलूबा जगह पहुंचते ही गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरते हुए उसकी मतलाशी निगाहें दानिश को ढूंढ रही थीं, लेकिन ये सड़क सुनसान थी, जहां आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां दानिश को ढूंढ सकता हो। फ़ोन हाथ में पकड़े वो तीर के निशान को फॉलो करता थोड़ा सा आगे बढ़कर दाएं जाने पाया तो चौंक उठा। वहाँ झाड़ियों में दानिश के सैंडल्स पड़े थे, लेकिन वो खुद कहीं नहीं थी। साहिल ने लब भेजे। सैंडल्स की यहाँ मौजूदगी का मतलब ये था कि संजय वर्मा वाकिफ़ था उन सैंडल्स की हील में लगी ट्रैकर चिप से, और उसे गुमराह करने के लिए ही उसने ये सैंडल्स यहाँ फेंके थे। उसकी चालाकी पर अपना ज़ब्त आजमाते हुए साहिल ने दानिश की रिंग में लगी चिप से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। वो जगह यहाँ से कई किलोमीटर पीछे मुखालिफ सिम में थी। वो मक्कार इंसान सिर्फ उसका वक्त ज़ाया करवा रहा था और कुछ नहीं। जिस बल में चाहे छुपने की कोशिश कर लो संजय वर्मा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तैश भरी आंखें फ़ोन पर जमाए वो बड़बड़ाया था। फिर तेज़ कदमों से गाड़ी की जाने बढ़ता वो गाड़ी में सवार हुआ। जिस नंबर से संजय वर्मा की आज कॉल आई थी, वो नंबर अपने IT एक्सपर्ट कोली को सेंड करते हुए उसने उसका IP एड्रेस ट्रेस करके लोकेशन सेंड करने को कहा था। मैसेज सेंड करते ही वो गाड़ी रिवर्स करते हुए एक अनजान सिम की तरफ बढ़ने लगा था कि अंधेरा होने से पहले उसे दानिश को ढूंढना था। कुछ ही देर गुजरी थी जब उसके फ़ोन की मैसेज ट्यून सुनाई दी। फ़ोन की लोकेशन उसके पास आ चुकी थी। दानिश की रिंग से ट्रेस की गई लोकेशन और फ़ोन की लोकेशन की सिम एक ही थी, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग जगह पर थीं। आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए साहिल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। पौन घंटे की ड्राइव के बाद वो उस जगह पर मौजूद था जहाँ की लोकेशन उसके कोलीग ने सेंड की थी। गाड़ी से निकलकर साहिल ने संजय वर्मा की लास्ट कॉल पर ही कॉल बैक की। कॉल मिलाते ही वो चौंका था। उसके फ़ोन से संजय वर्मा के फ़ोन पर बेल जा रही थी और साथ ही किसी और फ़ोन की घंटी बजने की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। साहिल ने कॉल काटी तो वह आवाज़ भी रुक गई। उसने दोबारा कॉल मिलाई तो फ़ोन की बेल दोबारा सुनाई देने लगी। वो अपने फ़ोन से कॉल मिलाए उस आवाज़ की सिम बढ़ने लगा। एक जगह सड़क के किनारे पहुंचकर वो रुका था। ज़रा झुककर देखा तो वहाँ सड़क से काफ़ी नीचे गहराई में पानी का जौहर सा बना था, और जौहर के करीब ही फ़ोन पड़ा दिखाई दिया था, जिसकी स्क्रीन रोशन थी। साहिल गहरी सांस भरते हुए सीधा हुआ था। तभी सामने से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी उसे ज़ोरदार टक्कर मारती हुई उसकी गाड़ी से टकराती उसे गहरी खाई में धकेलती जन से गुजर गई। वो उछल कर बाएं जानिब गिरा था। कई कराहें उसके लबों से बरामद हुई थीं। आंखें मीच कर दर्द बर्दाश्त करते हुए वो कई लम्हे साकत पढ़ा रहा। फिर आंखें खोलकर दूर जाती उस गाड़ी को देखा था, जो एक पल के लिए भी रुकी नहीं थी। ये टक्कर इत्तफाकी नहीं बल्कि जानबूझकर मारी गई थी। वो गनपटी से उठती टीसों को नज़रअंदाज करता उठा था। घुटना और कोहनी सड़क के साथ रगड़े जाने के बाइस बुरी तरह छिल गए थे, जबकि गाड़ी से टकराने के बाइस गनपटी पर गहरा जख्म बन गया था। ये तो शुक्र था कि वो सड़क के किनारे खड़ा था, वरना वो गाड़ी शायद उसे कुचल कर जा चुकी होती। अपनी गाड़ी से भी वो अब महरूम हो चुका था। जख्मों से उठती तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए उसे कुछ दूर गिरा अपना फ़ोन नज़र आया था। एक आस दिल में लिए वो फ़ोन की जाने बढ़ा। शुक्र था कि फ़ोन सलामत था। अंधेरा फैलते देखकर उसने परेशानी के आलम में वक्त देखा। शाम होने में फ़कत 1 घंटा बाकी था। उसने तारिक को कॉल करने के लिए डायलर खोला था, लेकिन फिर नेटवर्क गायब देखकर हिम्मत टूटने लगी। फ़ोन बंद करके दोबारा ऑन किया, लेकिन नेटवर्क अब भी नहीं था। डैम इट। फ़ोन और सिग्नल्स पर लानत भेजता वो लड़खड़ाते कदमों से ही आगे बढ़ने लगा था कि अगर ये लड़ाई उसकी थी और कुदरत यही चाहती थी कि वो अकेला ये लड़ाई लड़े, तो वो उसके लिए भी तैयार था। दानिश की रिंग में लगी चिप ने जिस लोकेशन को शो किया था, वो आधे घंटे के बाद बिलाखिर उस जगह पहुंच चुका था। नेटवर्क था नहीं कि वो एग्जैक्ट लोकेशन जान सकता। तभी रिवॉल्वर हाथ में थामे वो चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखता आगे बढ़ रहा था, जब एकदम उसे रुकना पड़ा।
बाएं जानिब झाड़ियों से एक सियाह फार्म अचानक निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। साहिल लोगारी। उसने हाथ में पकड़ी तस्वीर से उसकी शक्ल मैच करते हुए तस्दीक चाही। यस। साहिल ने मोहतात अंदाज में उसे देखते हुए अस्वाद में सर हिलाते हुए रिवॉल्वर उस पर तानना चाहा जब उकुब से किसी ने झपट कर उसका रिवॉल्वर छीनते हुए उसकी गर्दन पर हाथ रखा। साथ ही उसकी जेब से फ़ोन भी निकाल लिया गया था। अपनी बीवी तक पहुंचना है तो चुपचाप हमारे साथ चलो। पीछे मौजूद शख्स ने उसके कान में सरगोशी की थी। उसके दोनों हाथ पीछे बांधते हुए उसका फ़ोन नीचे फेंक कर उस पर ज़ोर ज़ोर से अपने शूज़ की ठोकरें लगाता वो स्क्रीन चिकना चूर कर चुका था। सामने मौजूद सियाह फार्म अब एक जानिब को चल दिया था। साहिल की निगाह उसके दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में मौजूद दानिंग की रिंग पर पड़ी, जिसमें ट्रैकर चिप थी। ये रिंग उस शख्स के पास थी तो मतलब दानिंग भी उनके कब्जे में ही थी। दूसरा शख्स साहिल को गन पॉइंट पर रखता इस सियाह फार्म की तकलीद में आगे बढ़ने लगा था। साहिल के लिए इन दो लोगों का मुकाबला करना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उन्हें मारकर वो अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि दानिंग तक पहुंचने में यही दो शख्स उसकी मदद कर सकते थे। तभी वो चुपचाप उनके साथ चलता गया। 10 से 15 मिनट मज़ीद चलने के बाद उन्होंने उसे एक जगह रुकने को कहा था। फिर उसकी आंखों पर सियाह पट्टी बांधी गई। उसका एक बाजू थामे उसे ना जाने किस सिमत खींचा जाने लगा था। साहिल ने खुद को मुकम्मल तौर पर उनके रहम करम पर छोड़ दिया था कि उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उसे संजय वर्मा का मुकाबला करना था। 5 से 7 मिनट के बाद उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई थी। वो अब जिस जगह खड़ा था वो पहाड़ों के दरमियान बना एक मैदान सा था, जहाँ हर तरफ बर्फ़ की तह जमी दिखाई दे रही थी। वहाँ 6 से 7 और सियाह फार्म थे जो इधर उधर जाते पहरा दे रहे थे, लेकिन ये पहरेदारी किस चीज़ की जा रही थी साहिल समझ नहीं सका, क्योंकि वहाँ ना तो कोई इमारत दिखाई दे रही थी और ना कोई ऐसी कीमती चीज़ जिसकी हिफाजत पर इतने बंदों को मामूर किया गया था। उन लोगों ने अनजान ज़बान में एक दूसरे से कुछ बातचीत की थी। फिर वही 2 अफराद जो उसे यहाँ तक लेकर आए थे उसे किसी कैदी की तरह बाजू से खींचते हुए दाएं जानिब बनी झाड़ियों की जानिब ले आए। उन्होंने झाड़ियाँ हटाईं तो साहिल को नीचे जाने का रास्ता दिखाई दिया। कनखियों से उन दोनों को देखते हुए साहिल ने पीछे अपने हाथ में मौजूद रस्सी पर गिरफ्त मजबूत की, जिसे यहाँ पहुँचते पहुँचते वो खोल चुका था। मज़ीद एक भी पल ज़ाया किए बगैर वो रस्सी उसने अपने आगे चलते शख्स की गर्दन में डालते हुए शिकंजा कसा। दूसरे आदमी ने पीछे से वार करना चाहा था, लेकिन साहिल ने उसे पैर की ठोकर से पीछे गिरा दिया। तुम लोगों का काम बस यहीं तक था। शुक्रिया मुझे मेरी बीवी तक पहुँचाने के लिए। उस शख्स के कान में सरगोशी करते हुए साहिल ने उसकी गर्दन एक झटके से मरोड़ी थी। उसे ज़मीन पर गिराते हुए वो दूसरे शख्स से नबरत आज़मा था। जब बाकी के सब सियाह फार्म उसके सर पर पहुंच गए, लम्हों में वहाँ घमसान का रन पड़ा था। ज़ख्मी होने के बावजूद साहिल ने उनका भरपूर मुकाबला किया था, लेकिन आखिर कब तक? वो तादाद में ज़्यादा थे और तरबियत याफ्ता भी। साहिल की भरपूर कोशिश के बावजूद उन्होंने साहिल को अच्छा खासा ज़ख्मी कर दिया था। वो तब भी मुकाबला कर रहा था, लेकिन उकुब से सर पर किए जाने वाले वार ने उसकी जीत को हार में बदल दिया था। वो सब सियाह फार्म उसे पिछाड़ने में कामयाब हो चुके थे। चकराते सर के साथ साहिल ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हवास कायम ना रख सका तो उसका जहन तारीक होता चला गया। उसके हवास बहाल होने लगे तो उसे अपने बालों में पिछली जानिब नमी सी महसूस हुई। उसने चकराते सर को थामना चाहा था जब खुद को रस्सियों से बंधे हुए पाया। वो कोई तहखाना सा था जहाँ दरमियान में सुतून बनाया गया था छत को सहारा देने के लिए, और इसी सुतून के साथ रखी कुर्सी पर साहिल को रस्सियों के साथ जकड़ा गया था। वेलकम टू द हेल साहिल लगारी। उसे होश में आता देखकर संजय वर्मा मुस्कुराते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। साहिल ने शरारे उगलती निगाह उसके चेहरे पर डाली। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? वैसे इस वक्त तुम गुस्सा करने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि मेरे सामने तुम मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हो। संजय वर्मा बात करते करते हाथ में पकड़े रिवॉल्वर की नाल पर उंगली फेर रहा था। साहिल ने अपने वजूद को चंद झटके देते हुए खुद को आज़ाद करवाना चाहा था, लेकिन ज़ख्मों से उठती टीसों ने उसे निठार कर दिया था। एक बार पहले भी तुम इसी कैफियत से गुजर चुके हो, याद है ना? शिव करमानी की हाँ गुजारी वो रात। इसी तरह तुम्हें वजूद पर बेतहाशा ज़ख्म दिए, किसी जानवर की तरह रस्सियों में जकड़े, ज़ख्मों पर छिड़के जाने वाले नमक से बिलबिलाते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था, लेकिन तब तुम भाग निकले थे उसकी कैद से। खैर, तुम्हारी मौत का जो काम शुएब करमानी पूरा नहीं कर पाया,
वो आज मैं करूँगा। संजय वर्मा बात करते करते उसके करीब आया था। क्या फ़ायदा इस जहानत और दलेरी का जिसका सही इस्तेमाल नहीं सीख सके तुम। बहुत नुकसान किया है तुमने मेरा, बहुत ज़्यादा। अब खमियाजा भुगतने का वक्त आ गया है। रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी के जख्म पर रख कर दबाते हुए संजय वर्मा की आंखों में सफाकियत दिखाई दी थी। साहिल ने दांत पर दांत जमाए आंखें सख्ती से मींचे दर्द जब्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मुंह से आह तक न निकलने दी थी। बहुत सख्त जान हो तुम पर किया गया तशद्दुद तुम्हें हरा नहीं सकता, मैं जानता हूँ। लेकिन अब मेरे पास तुम्हारी महबूब तरीन शख्सियत है जिसे पहुँचने वाली ज़रा सी तकलीफ़ तुम्हें चीखने पर मजबूर कर देगी, और तुम्हारी चीखें मेरे दिल को बहुत सुकून देंगी। संजय वर्मा का लहजा बेरहम था। उसके करीब से उठते हुए वो एक जानिब गया था। चंद लम्हों बाद वो किसी को बालों से खींचते हुए सामने लाया था। साहिल ने निगाह उठा कर देखा। दानीन के गाल पर बना चोट का गहरा निशान, जख्मी पेशानी, फटे हुए होठ से निकलता खून और चेहरे से झलकती अज़ियत उसके दिल को चीर कर रख गई थी। देखो, इसे छोड़ दो। वो बेकसूर है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना। तुम मेरी जान लेना चाहते हो ना। मैं बिल्कुल मज़ामत नहीं करूँगा। अभी सारी की सारी बुलेट्स मेरे सीने में उतार दो, लेकिन दानी को छोड़ दो प्लीज़। इसे तो मेरी जॉब तक का इल्म नहीं था। साहिल ने मन्नत की थी। दानी ने नम आँखों से उसकी जानिब देखा था। वो अब तक उस पर शक करती आई थी कि वो ज़रूर किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है। आज सच्चाई सामने आई भी तो किस लम्हे, जब ज़िंदगी हाथ से रेत की तरह फिसलती दिखाई दे रही थी। उसने साहिल को पुकारना चाहा था, लेकिन ज़बान साथ देने से इनकारी हो गई थी। ओह, मुझे धमकियाँ देने वाला साहिल लुगारी आज मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये मौज़ा कैसे हो गया? हार मान रहे हो मुझसे? आज के दिन तुम मुझसे भीख में भी अपनी या अपनी बीवी की ज़िंदगी मांगोगे ना, तो वो भीख भी नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी बीवी का ये हुस्न मुझे घायल कर गया है। संजय वर्मा ने साहिल को तकलीफ पहुंचाने की खातिर संजय वर्मा ने साहिल को तकलीफ देने की खातिर चेहरा दानीन के बालों के करीब ले जाते हुए उन बालों की खुशबू को सीने में उतारा था। साहिल ने एक बार फिर झटका देते हुए रस्सियां तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी नाकामी का सामना हुआ था। दानी की मुज़ाहमत पर संजय वर्मा की उसके बालों पर मजबूत होती गिरफ्त उसे सिसकने पर मजबूर कर गई थी। देखो, आज किस कदर बेबस हो चुके हो तुम साहिल लुगारी। अपनी बीवी को तो मेरे चुंगल से छुड़ा नहीं पा रहे, अपने वतन के मुहाफिज कैसे बनोगे तुम? याद है जेल से छूटने के बाद पहली फ़ोन कॉल पर क्या कहा था मैंने? किसी की कमज़ोरी इतनी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए कि किसी कमीने का दिल आ जाए उस पर। और संजय वर्मा ने सहसाया निगाहों से सामने बैठे साहिल को देखते हुए रिवॉल्वर की नाल से अपनी गिरफ्त में बेबस परिंदे की मानिंद फड़फड़ाती दानीन की थोड़ी ऊंची की थी। दिल तो दिल है, कुछ दिन की अयाशी मांगता है और यकसानियत से बहुत जल्द भर भी जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी की जवानी उसकी ये खूबसूरती रायगा नहीं जाएगी। बहुत से मर्द इस जवानी का फ़ायदा उठाएंगे। इंडिया में बहुत मांग है ऐसे हुस्न की। इसके वजूद को इस कदर नोचेंगे हम लोग कि ये तुम्हारे साथ गुजारे एक एक पल पर पछताएगी, अपने ज़िंदा होने पर मातम करेगी, हमसे अपनी मौत की फरियाद करेगी, लेकिन इसकी मौत बस दूर खड़ी होकर तमाशा देखेगी। संजय वर्मा की इन घटिया बातों पर ज़ख्मों से चूर साहिल ने लब भेजते हुए सख्ती से आंखें बंद की थीं। सर उठाकर उसने एक बार रोती करलाती सिसकती हुई दानी को देखना चाहा था, लेकिन गर्दन के उकुब में लगी चोट उसे कराहने पर मजबूर कर गई थी। छोड़ो मुझे, खुदा का वास्ता है वो मर जाएगा। दानी ने बिलखते हुए उस वहशी के सामने हाथ जोड़े थे जिससे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन थी। इसे मारने के लिए ही तो इतनी प्लानिंग की है। दिल तो चाहता है यहीं तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर इसे बेमौत मारो, लेकिन इसके साथ ही ISI के वो कुत्ते कदमों की बू सूंघते हुए यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। इसे मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, बस चंद घंटों का इंतज़ार। आज रात तुम मेरे नफ्स की आग बुझाने के साथ साथ मेरे इंतकाम की आग भी बुझाओगी, और इस इंतकाम के बाद दोबारा कोई साहिल लुगारी बनने की कोशिश नहीं करेगा। चलो, संजय वर्मा हकारत से कहता दानी को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगा। छोड़ो मुझे साहिल, खुदा के लिए कोई तो बचाओ। दानी उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचलती चीखने लगी, लेकिन इस मजबूत और तवाना मर्द के सामने उसकी तमाम तर मज़ाहमत बेकार गई थी। हाथापाई में दुपट्टा भी शानों से फिसलता ज़मीन पर जा गिरा था। जिसके लिए तुम इतना मचल रही हो ना, आज उसका भी किस्सा ख़त्म कर देता हूँ मैं।
ताकि उसकी मौत तुम्हारे दिल से उसकी तड़प ख़त्म कर सके। अपनी आँखों के सामने मरता देखो उसे और यकीन कर लो कि अब तुम्हारी किस्मत में किसी मेजर की बीवी बनना नहीं बल्कि इंडियंस की रखेल बनना लिखा जा चुका है। कहीं तुम्हारे दिल में ये खुशफहमी ना रह जाए कि इंडिया आकर तुम्हारा ये शौहर तुम्हें बचा लेगा। कुछ दूर जाकर पहली सीढ़ी के करीब रुकते हुए संजय वर्मा ने दानी को मुखातिब किया और रिवॉल्वर का रुख साहिर की जानिब किया था। नहीं, प्लीज़ उसे छोड़ दो, खुदा के लिए कुछ तो रहम करो, मत मारो उसे। मैं दानी गिड़गिड़ाते हुए संजय वर्मा के हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रही थी जब गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। दानी को लगा था जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसने बेयकीन निगाहों से साहिर की जानिब देखा जिसके सीने के बाएं जानिब ऐन दिल के मुकाम पर गोली लगी थी और खून का फव्वारा फूट पड़ा था। साहिर, वो बुलंद आवाज़ से चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ में रगों को चीरती हैसियत थी। खुद को संजय वर्मा की गिरफ्त से आज़ाद करवाती वो साहिर की तरफ भागी, लेकिन चंद कदम ही आगे आई थी जब संजय वर्मा दोबारा उस पर झपटा। छोड़ो मुझे साहिर, वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हंसियानी अंदाज में चीखती मुसलसल साहिर को देखती बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दुपट्टा नदारुत, बिखरे बाल, होश व हवास से बेगाना, किसी पागल की मानंद उसके लबों पर साहिर के नाम का ही वर्ड जारी था। दिल दर्द से फट रहा था। आंखों से बहते बेतहाशा आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, लेकिन उसकी तकलीफ़ की परवाह किए बिना संजय वर्मा उसे ज़बरदस्ती घसीटता दरवाजे की जानिब बढ़ता चला गया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सेकंड लास्ट एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी और आप ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि साहिल लगारी अपनी ज़िंदगी की बाजी जीत जाएगा या हार जाएगा। तो जनाब, इसके लिए तो आपको लास्ट एपिसोड तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और जुड़े रहने पड़ेगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आप इस किस्म के एक्साइटेड नॉवेल्स के एपिसोड मिस ना कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।